welcome back to Venus Law classes. Let's continue with the discussion of section number 8. In the last video, we have interpreted the section plus we did two cases on motive. Motive पे हमने दो cases किए और जाना अगर motive present होगा तो in a case that is based on circumstantial evidence तो उस पे क्या impact पड़ेगा, प्लस अगर मोटिव एब्सेंट होगा क्या हम उसे एक फेवरिंग सर्कमस्टांस समझ सकते हैं फॉर द एक्यूज्ड पर्सन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के बारे में। सो अगर आपको प्री में क्वेश्चन आता है कि क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला इट इज द लैंडमार्क अथॉरिटी ऑन व्हाट टॉपिक, तो आप लिखेंगे कंडक्ट सेक्शन नंबर 8 क्योंकि इसमें इसको इंटरप्रेट किया गया। सो सेक्शन नंबर 8 कंडक्ट इज द आंसर। इसमें 32 की भी बात है बट हम अपने आप को क्योंकि ये कंडक्ट पे ही लैंडमार्क अथॉरिटी है सो हम कोशिश करेंगे हमारा मेजर डिस्कशन सेक्शन 8 पर ही रहे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन। प्लीज टेक द साइटेशन ऑफ द केस। इट इज क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885 इलाहाबाद हाई कोर्ट, फुल बेंच का ये डिसीजन था। सो गाइस इसमें ना रीजनिंग डिफर करेगी। इवन द माइनॉरिटी ओपिनियन ऑफ जस्टिस महमूद, उन्होंने भी ये बोला है कि जो विक्टिम की स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट है, बट जो जस्टिस पेठेराम है उनका मेजॉरिटी ओपिनियन है और इनकी रीजनिंग अलग है। सो एक ह्यूमन, क्योंकि जजेस दे आर द ह्यूमंस और ह्यूमन माइंड रीजनिंग में डिफर करता ही है। सो आपको देखना है कि आपको कौन सी रीजनिंग थोड़ी मोर बेटर लगती है। सो क्योंकि ये सेक्शन 8 और सेक्शन नंबर 32 पे है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो जस्टिस पेठेराम का डिसीजन है ऑन सेक्शन नंबर 32 मुझे इनका डिसीजन बेटर लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 8 तो मुझे जस्टिस महमूद का बेटर लगता है रीजनिंग जो इन्होंने दी, और ये दोनों आपस में डिफर करती हैं। सो इट इज अप टू यू कि आपको क्या बेटर लगता है, बट अगर हमें प्री में आंसर करना है सो वी हैव टू गो विद द मेजॉरिटी जजमेंट। बट अगर आपको मेंस में आता है तो यू कैन सपोर्ट द आंसर विथ योर रीजनिंग, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि जो डिसीज्ड होती हैं, डिसीज्ड विक्टिम, उनका जो थ्रॉट है वो स्लिट कर दिया जाता है। सो अब क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू स्पीक। अब आप बोल तो नहीं पा रही हो। सो आपको यहाँ पर विक्टिम को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। अब शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। वहां से मैजिस्ट्रेट उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, तो जो वो क्वेश्चन के आंसर्स दे रही हैं वो साइंस में दे रही हैं। आप साइन कर रहे हो एज आंसर। अगर आपको नहीं करना है तो यू आर पुटिंग अ क्रॉस। अगर आपको अफर्मेटिव आंसर देना है तो आप ऐसे थम्स अप कर रहे हो। सो क्या वो ये जो साइंस बना रही है क्या हम उसको कंडक्ट मान सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन नंबर 8? जो वो स्टेटमेंट्स जो रख रहा है मैजिस्ट्रेट उनके सामने उसके रिजल्ट में साइंस बना रही हैं, तो क्या वो कंडक्ट होगा? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बिफोर द कोर्ट। आई होप आपको समझ आया होगा इशू क्या है और फैक्ट्स क्या है, और क्या वो साइंस सेक्शन नंबर 32 में हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोल सकते हैं? सो दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन, और हमें पता है डाइंग डिक्लेरेशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में हो तो बेटर रहता है। सो गाइस आप पैरा नंबर 2 पे अगर मैं जाऊं तो हम ये क्वेश्चन उठा ही क्यों रहे हैं कि क्या ये साइन को हम कंडक्ट मान सकते हैं? बिकॉज कंडक्ट ऑफ द विक्टिम इट इज रेलेवेंट एज पर सेकेंड पैरा ऑफ सेक्शन नंबर 8 जिसको मैंने हाईलाइट किया है। So now, she being in a dying state at the hospital, made in the presence of certain persons and the magistrate, the signs which have been referred to, it is clear that taking these signs alone, अगर हम इन्हीं signs को देखें, so there is nothing to show that they are relevant, यानी कि इसको जस्टिस पेठेराम ने नहीं बोला कि वो कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्यों नहीं बोला? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि उनका कहना था कि ये जो आपने कंडक्ट किया इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। क्योंकि लास्ट की क्लास में जब हम बैरेक प्रोविजन को इंटरप्रेट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इट शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। सो उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ साइंस को देखें तो वो कंडक्ट नहीं होगा एज पर हिम। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या मैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 लगा सकती हूँ?
एक्सप्रेशन नंबर 2 स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट बनाता है कि क्या वो जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो रेलेवेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो, अगर कंडक्ट ही रेलेवेंट नहीं है, दैट इज द प्री कंडीशन टू अप्लाई एक्सप्लेनेशन नंबर 2, कि आप ये तो बताओ, पहले ये तो दिखाओ, क्योंकि इट सेज इफ द कंडक्ट इज रेलेवेंट then the statements will also be become relevant if the conduct is if the conduct is influenced by those statements, ऐसा बोलता है सेक्शन नंबर 8। बट अगर कंडक्ट रेलेवेंट ही नहीं है, सो हाउ कैन आई अप्लाई एक्सप्लेनेशन नंबर 2, तो ये भी चला जाता है। सो इट इज ऑब्वियस दैट बिफोर यू कैन लेट इन द वर्ड्स ऑफ थर्ड पर्सन, आप ये शो करो कि the conduct which they are alleged to affect is relevant, that is a precondition for the admissibility. So now आप इसके screenshots ले लेना, क्योंकि काफी काम आता है ये जजमेंट जब आप सेक्शन नंबर 8 की बात करते हो। सो अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इन्होंने फिर और एक्सप्लेन किया और एक एग्जाम्पल भी दिया कि फॉर इंस्टांस अ पर्सन इज सीइंग रनिंग डाउन अ स्ट्रीट इन अ wounded condition and calling out the name of the assailant and the circumstances under which he was inflicted, those injuries were inflicted. Here what the injured person says or what he does may be taken together as a whole be relevant. But यहाँ पे वो कहते हैं कि केस बहुत डिफरेंट होता अगर कोई पासर बाय कहीं जा रहा है और वो उसको कहता है रुको, और फिर वो उससे क्वेश्चनिंग करता और फिर आंसर्स आते, तो सिचुएशन डिफरेंट होती। जैसे उन्होंने कहा कि बट वेयर द स्टेटमेंट इज मेड मियरली इन रिस्पॉन्स टू सम क्वेश्चंस और सजेशंस, इट शोज अ स्टेट ऑफ थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड नॉट बाय द फैक्ट इन इशू बट बाय द इंटरपोजिशन ऑफ समथिंग एल्स। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जो आप कंडक्ट और स्टेटमेंट्स दे रहे हो वो फैक्ट इन इशू का रिजल्ट नहीं है। व्हाट इज द फैक्ट इन इशू? जो थ्रोट स्लिट किया गया है डिसीज्ड का। हालांकि ये किसका रिजल्ट है? जो बीच में किसी ने इंटरवीन किया, हमारे केस में मैजिस्ट्रेट जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, सो वो उसका रिजल्ट है। दैट इज वाई वो उसको कंसिडर नहीं कर रहे फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन नंबर 8, क्योंकि उसके लिए रेलेवेंट है, इट शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। नाउ वेदर इट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन, इसको मैं बहुत छोटे में कंप्लीट कर देती हूँ। उन्होंने जो टर्म वर्बल था, आपको बोला जाता है कि आ स्टेटमेंट वेदर रिटन और वर्बल, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है सेक्शन नंबर 32 में। तो उन्होंने कहा कि वर्बल का मतलब सिर्फ ओरल नहीं होता, वी हैव टू गिव इट वाइडर स्कोप। और वर्बल में उन्होंने क्या मान लिया कि इसमें साइन भी इंक्लूड होंगे। सो उन्होंने कहा कि इट विल बी कंसिडर्ड टू बी डाइंग डिक्लेरेशन। प्लीज टेक डाउन द स्क्रीनशॉट फॉर, अगर आपको लिखना है इसको तो आप लिख सकते हो। सो आगे यहाँ पे जस्टिस स्ट्रेट ने भी वही बोला, सारे जजेस का मैंने लिख दिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वी कॉन्कर बाय द जजमेंट ऑफ जस्टिस पेठेराम। फिर जस्टिस महमूद पे आते हैं कि उन्होंने डिफरेंट व्यू दिया है। सो पहले 32 की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो आपने साइन बनाए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। सो इन्होंने एक लिमिटेड इंटरप्रिटेशन किया है सेक्शन नंबर 32 का। उन्होंने कहा कि वर्बल का मतलब वर्ड्स ही होता है। क्या हम उसमें साइंस को ऐड कर सकते हैं कि साइन क्या हो सकता है वर्बल में इंक्लूड? तो उन्होंने कहा कि नो, अगर हम लिटरल रूल लगाते हैं, सो वर्बल कैन नॉट मीन मोर देन बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स और वर्ड्स। ठीक है। सो उन्होंने कहा नोटिंग द हेड और वेविंग द हैंड इज नॉट अ वर्ड, देयरफॉर हम सेक्शन 32 नहीं लगा सकते हैं एंड इट इज नॉट अ डाइंग डिक्लेरेशन एज पर हिम। तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे उन्होंने डिफरेंट चीज बोली, लेकिन सारे जजेस कह रहे थे कि 32 में है। और मुझे लगता है कि हमें एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए रादर देन एक लिमिटेड स्कोप को लेने को। तो यहाँ पे अब सेक्शन नंबर 8 पे चलेंगे, व्हाट इज गिवन इन द जजमेंट ऑफ जस्टिस महमूद। उन्होंने कहा कि अगर हम इलस्ट्रेशन F को पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8 की, पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ आपके लिए। द क्वेश्चन इज वेदर A robbed by B, the facts that after B was robbed, C said in A's presence, C ने क्या कहा? The police are coming to look for a man who robbed B and that immediately afterwards A ran
away are relevant. तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि now if I were to hold that the word conduct as used in section number 8 meant only conduct directly resulting from the circumstances in which the crime was committed and without intervening cause, ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना without intervening cause, ये हमारा की है, key to understand the reasoning that is being given by him. तो उन्होंने कहा ऐसे तो इंटरवीनिंग कॉज यहाँ पर भी है, बिकॉज इट इज द स्टेटमेंट ऑफ सी जिसका रिजल्ट है कि बी वहां से ए वहां से भाग जाता है. सो इज इट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू? तो यहाँ पे भी तो एक इंटरवीनिंग फैक्टर है. यहाँ पे आप क्यों बोल रहे हो कि सेक्शन नंबर 8 में ये आएगा? बिकॉज इलस्ट्रेशंस एक सेक्शन की बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं. तो उन्होंने कहा कि ऐसा बोलना तो फिर ये बोला जाएगा ये जो इलस्ट्रेशंस हैं जो हमने यहाँ पे रेफर करी है, इट इज एट वेरियंस विद द मेन प्रोविजन. तो उन्होंने कहा कि ऑल्दो द केस कंडक्ट इज अनडाउटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट इन इशू, बट ये हो कैसे रहा है? जस्ट बिकॉज देयर इज एन इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पर्सन दैट इज सी. तो वहां पे भी सेम बात है. मुझे तो प्रॉपर लगती है इनकी रीजनिंग, क्योंकि हमें एक लिबरल अप्रोच लेके चलना चाहिए, और मुझे लगता है सेम ही बात हो रही है. वहां पर भी यही हो रहा है कि क्या फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, और आपको स्टेटमेंट्स कौन रख रहे हैं? मैजिस्ट्रेट रख रहे हैं. बाकी आप अपना व्यूज लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि अगर आप इससे नहीं करते हो कॉन्कर. सो नाउ hence I conclude that conduct does not mean only such statement as is directly and immediately influenced by a fact in issue or relevant fact. The present case is the same as is given in the illustration. तो उन्होंने कहा इसलिए मुझे लगता है कि जो भी आपने कंडक्ट किया बाय पुटिंग अ क्रॉस और बाय थम्स अप, वो एक रेलेवेंट फैक्ट होगा एज अ कंडक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन नंबर 8. सो उन्होंने कहा एज अ कंडक्ट इट इज रेलेवेंट. अब बात आती है कि क्या मैजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट्स भी रेलेवेंट हैं? नाउ लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 8. उन्होंने कहा यहाँ पर कि उनके प्रेजेंस और हियरिंग में कहा जा रहा है किसके? जिसका कंडक्ट रेलेवेंट है, यानी कि विक्टिम का. सो जो भी स्टेटमेंट्स उनके प्रेजेंस और हियरिंग में बोली जा रही हैं, क्या वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट हो जाएंगी? Answer comes to be in affirmative. Answer is yes. So conduct and the statement taken together, they are relevant under section 8 as per the judgment of Justice Mahmood. उनकी जजमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरा जो केस है दैट फॉल्स अंडर सेक्शन नंबर 8. सो आई होप आपको समझ आया होगा गाइस कि हम कैसे एनालाइज करते हैं केस को. सो आई होप just stay tuned for the more judgments, and please like the channel, subscribe also, and also share it with your friends. Till then, take care.